अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केसी, यानी केसी की अहमियत क्या है। आज हम केसी के इम्पोर्टेंस को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट। केसी जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बहुत अहम इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें केसी की वैल्यू का पता हो तो हम प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शन डायरेक्शन कर सकते हैं, यानी प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन। एक इंपॉर्टेंस केसी का यह है कि हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के डायरेक्शन को विद द हेल्प ऑफ केसी किसी भी मोमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या इक्विलिब्रियम में है। इसको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमें केसी इंफॉर्मेशन देता है वो क्या है? वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, यानी ये हमें रिएक्शन का हद बताता है कि जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाता है तो उस पॉइंट पे रिएक्टेंट्स कितने होंगे और प्रोडक्ट्स कितने होंगे। तो ये हमें रिएक्शन के हद के बारे में बताता है। लिहाजा केसी अगर हमारे पास किसी रिएक्शन का मालूम है तो हम रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और रिएक्शन के हद को जो है वो प्रिडिक्ट या मालूम कर सकते हैं। और जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन केसी हमें देता है वो है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। अगर हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और केसी की वैल्यू मालूम हो तो हम ये पता आसानी के साथ लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जब जाएगा तो उस टाइम हमारे पास रिएक्टेंट कितने होंगे और प्रोडक्ट कितने होंगे, उनकी कंसेंट्रेशन क्या होगी। ये तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में केसी हमें बड़ी तफसील के साथ बताता है। अब इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। The first one, prediction of direction. How to predict direction of reaction from Kc? अगर हमें किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम है तो हम कहते हैं कि इसकी मदद से हम रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हम किस तरह करेंगे? लेट्स स्टार्ट। As we know according to law of mass action that Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी ये इक्वेशन हमें बताता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन का एक फिक्स रेशो होता है जो कि कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा फॉर अ गिवन टेम्परेचर। लिहाजा किसी भी रिएक्शन का केसी वैल्यू हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशो को बताता है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसमें उस वक्त तक कोई चेंज नहीं आएगा जब तक हम टेम्परेचर को चेंज ना कर लें, यानी ये रेशो जो है किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहती है। अब सपोज एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम लेते हैं और वो रिवर्सिबल रिएक्शन या हम रैंडम इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से लेते हैं और प्रोडक्ट से, या फिर वो रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट है और हम किसी भी लम्हा उसकी डायरेक्शन को मालूम करना चाहते हैं कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन पे जा रहा है, वो बैकवर्ड रिएक्शन पे जा रहा है या फिर वो इक्विलिब्रियम में है। इसके लिए हम क्या कर लेंगे? हम प्रैक्टिकली उस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन को मालूम कर लेंगे और उसको हम नाम दे देंगे QC का, यानी रिएक्शन कोशेंट का। और ये किस चीज के बराबर होगा? ये बराबर होगा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आप किसी भी मोमेंट पे इनिशियल मोलर कंसेंट्रेशन भी ले सकते हैं, जिसके लिए हम यहां पे छोटा सा नॉट लगाते हैं, और आप किसी भी जारी रिएक्शन से भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स को कंसेंट्रेशन को मालूम कर लेंगे और यहां पे आप वैल्यू लगा सकते हैं। लिहाजा जब आप मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर एनी स्पेसिफिक रिएक्शन एट अ गिवन मोमेंट मालूम कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या? रिएक्शन कोशेंट। यानी इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसेंट्रेशन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम हमें बताता है, और QC हमें रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट एट एनी मोमेंट हमें बताता है। सो ये चीज जो है ये हम प्रैक्टिकली ले लेते हैं, और ये हमें किताबों में और ये जो है हमें लिटरेचर में अवेलेबल है। लिहाजा अब जब आपके साथ KC भी मालूम है और QC भी आपने मालूम कर ली प्रैक्टिकली, सो यू हैव 3 पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि इफ KC इज इक्वल टू QC, अगर आपके पास QC की वो वैल्यू आ गई जो KC की है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से KC की वैल्यू हमारे पास थी 1 और आपके पास QC की वैल्यू भी 1 आ गई, तो KC की वैल्यू जब 1 है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशो है वो 1:1 है, और QC ने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकली आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशो है वो भी 1:1 है। यानी इक्विलिब्रियम में जितने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होने चाहिए थी आपके पास प्रैक्टिकली उतने ही प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स हैं। लिहाजा रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि इफ द वैल्यू ऑफ KC इज स्मॉलर देन QC, यानी सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो गई कि KC 1 है और QC आपके पास लेट से आ गया 5। तो अब यहां पे आप देखिए KC 1 का मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रेशो है 1:1, और QC 5 का मतलब है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो है 5:1। यानी ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में जाएगा तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो 1:1 होना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली आपके पास 5:1 है। यानी आपके पास concentration of product 5 times greater than the concentration of product at equilibrium है। लिहाजा इक्विलिब्रियम में जाने के लिए प्रोडक्ट की ये कंसेंट्रेशन कम होना पड़ेगा और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने पड़ेगा। लिहाजा रिएक्शन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट्स, और वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। लिहाजा रिएक्शन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में या फिर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हमारे पास KC की वैल्यू QC की वैल्यू से कम है। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इफ KC वैल्यू इज ग्रेटर देन QC, थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि लेट्स से हमारे पास QC की वैल्यू जो है वो आ गई 0.1, यानी लेस देन KC आ गया। तो KC की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब है कि 1:1 इज द रेशो एट इक्विलिब्रियम, और हमारे पास QC की वैल्यू 0.1 आ गई, तो इसका मतलब है 0.1 का मतलब है, तो 0.1 का मतलब है
1/10। यानी प्रैक्टिकली आपके पास 1 मोल प्रोडक्ट है तो 10 मोल रिएक्टेंट है, जबकि इक्विलिब्रियम में आपके साथ चाहिए 1:1 रेशो। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स को कम होना पड़ेगा और प्रोडक्ट को ज्यादा होना पड़ेगा ताकि ये 1:1 रेशो बना ले, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा। लिहाजा more and more reactants are converting into products, so reaction is going from reactant to product, which means forward direction. So if Kc is greater than Qc, then reaction is in forward direction. लिहाजा अगर किसी भी रिएक्शन का हमें Kc का पता हो तो Qc को प्रैक्टिकली फाइंड आउट करके हम उसको Kc के साथ कंपेयर कर लेंगे। अगर Qc और Kc की वैल्यू बराबर थी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर Kc की वैल्यू Qc से कम थी, यानी Qc हैड लार्जर वैल्यू देन Kc, देन रिएक्शन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। और अगर Kc की वैल्यू Qc से बढ़ गई तो इसका मतलब है रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ Kc, यानी ये Kc का फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। नाउ द सेकंड वन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हाउ टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम Kc। अगर हमें किसी रिएक्शन का Kc का पता हो तो हम बड़ी आसानी के साथ रिएक्शन के एक्सटेंट को मालूम कर सकते हैं। यानी हम ये मालूम कर सकते हैं कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो रिएक्टेंट कितने होंगे, प्रोडक्ट कितने होंगे, रिएक्शन की कंप्लीशन मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वगैरह वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट। As we know, according to law of mass action, that Kc is equal to product of the molar concentration of product divided by product of the molar concentration of reactants. यानी in simple words, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हमें बताता है कि किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रोडक्ट्स की मोलर कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन के बीच क्या रेशो होगा। लिहाजा अगर हमें किसी रिएक्शन का Kc के बारे में पता हो तो हम ये पता बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे या प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे, वगैरह वगैरह। सो नंबर 1, यहां पे हमारे पास 3 केसेस आते हैं। केस नंबर 1, इफ द वैल्यू ऑफ Kc is very large। एक हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, हमारे पास किसी रिएक्शन का Kc बहुत लार्ज आ गया। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, H2 जब Cl2 के साथ मिल जाता है तो हमारे पास HCl बनता है और इस रिएक्शन का Kc वैल्यू जो है वो 4 × 10⁻31 है, यानी बहुत ही ज्यादा है इसकी Kc वैल्यू। ये वैल्यू हमें बताता है, क्योंकि Kc इज द रेशो, सो ये हमें बताता है कि द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये है। यानी ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में चला जाता है तो इक्विलिब्रियम पे इसके साथ अगर मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इतना होगा तो इसमें मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये होगा। यानी ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में पहुंचता है तो एक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास रिएक्टेंट के होंगे तो 4 ×
31 मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोडक्ट के होंगे। यानी तकरीबन रिएक्टेंट सारे का सारा, हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट तकरीबन सारे का सारा जो है वो कंज्यूम हो गया है और तकरीबन सारे का सारा हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा है, क्योंकि इतना ज्यादा मिकदार प्रोडक्ट का है और इतना कम मिकदार रिएक्टेंट का है। सो हम कहते हैं कि द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। सो इन दिस केस हम कहते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज, इट मीन्स दैट equilibrium of such reaction contains a lot amount of product and very small amount of reactant, so the reaction is almost कंप्लीट। सो हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास Kc की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा। रिएक्शन का एक्सटेंट ये होगा, रिएक्शन का हद ये होगा कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स पे मुश्तमिल होगा एज कंपेयर टू द मीगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इफ the value of Kc is very small। दूसरा हमारे पास क्या है, ये है कि अगर हमारे पास Kc की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल है, फॉर एग्जाम्पल N2 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस रिएक्शन का Kc हमारे पास कितना है, इस रिएक्शन का Kc हमारे पास है 1 into 10 raised to the power -30। यानी इस रिएक्शन का Kc वेरी वेरी स्मॉल है। इट मीन्स 1 divided by 10 raised to the power 30। यानी 10 raised to the power -30 जब नीचे आ जाता है तो माइनस साइन खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का होता है तो 10 raised to the power 30 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के होते हैं। यानी इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारे पास प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं और तकरीबन सारे का सारा हमारे पास रिएक्टेंट होता है। तो हम कहते हैं कि इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तकरीबन हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही होते हैं। यानी ये बहुत ही कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तब जाके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे हमारे पास हमें क्या मिलेंगे, हमें मैक्सिमम जो है वो रिएक्टेंट मिलेंगे और प्रोडक्ट हमारे पास ना होने के बराबर होंगे। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इफ द वैल्यू ऑफ Kc is neither very small nor very large। अगर हमारे पास किसी रिएक्शन का Kc वैल्यू जो है वो ना बहुत बड़ा है और ना बहुत ही छोटा है, यानी दरमियानी है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, उस सूरत में हमारे पास कुछ इस तरह होगा। ये हमारे पास एक रिएक्शन है PCl3 जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास बन जाता है PCl5 और इस रिएक्शन का जो Kc है वो न बहुत ज्यादा है और ना वो बहुत कम है, यानी वो बराबर है Kc फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 1.9। तो ये हमें बताता है 1.9 मीन्स 19 डिवाइडेड बाय 10,
यानी 1.9 से अगर हम पॉइंट को हटा दे तो ये बन जाता है 19 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास अगर 19 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के होते हैं तो 10 मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिएक्टेंट के होते हैं। यानी ऐसे रिएक्शंस जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास काफ़ी मिकदार में रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट भी होते हैं। लिहाजा अगर हमें किसी भी रिएक्शन के केसी के बारे में पता हो तो हम उसके एक्सटेंट के बारे में मालूम कर सकते हैं। अगर केसी की वैल्यू बहुत ही लार्ज हो तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर केसी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन बहुत कम हद तक प्रोसीड करता है। और अगर किसी की वैल्यू इंटरमीडिएट हो, नीदर वेरी स्मॉल हो नार वेरी लार्ज हो, तो इसका मतलब है कि ऐसे रिएक्शंस जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों सिग्निफिकेंट मिकदार में मौजूद हैं। एंड द लास्ट वन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। केसी की वैल्यू की मदद से हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डिटरमिन करेंगे? सो लेट्स सी how to predict equilibrium concentrations of reactants and products from the value of Kc। अगर हमारे पास किसी रिएक्शन का Kc मालूम हो और उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसेंट्रेशन का हमें पता हो तो हम बगैर टेस्ट के थ्रू कैलकुलेशन ये पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कितने कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास मौजूद होंगे। तो हम विद द हेल्प ऑफ केसी ये बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये किस तरह करेंगे? लेट्स टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है, H2 combines with I2, reversible reaction occurs and we get the product 2HI। ये हमारे पास एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन का केसी हमें दिया गया है कि ये रिएक्शन जो है 48.9 इसका केसी है। किस टेम्परेचर पे? 457.7 डिग्री सेल्सियस पे। हमारे पास ये रिएक्शन है इन विच गैसियस हाइड्रोजन combines with gaseous iodine and it produces hydrogen iodide which is also in gaseous state। so ये रिएक्शन जिसका केसी हमें मालूम है 48.9 है। अगर इस रिएक्शन का या इस जैसे किसी भी रिएक्शन का हमें केसी का पता हो और हमें इनिशियल कंसेंट्रेशन मालूम हो तो हम इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को किस तरह मालूम करेंगे? वो इस तरह होगा। लेट्स से द इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है इस रिएक्शंस का वो हम 1 मोल हाइड्रोजन ले जो कि कंबाइन हो जाते हैं 1 मोल आयोडीन के साथ। और इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो हमारे पास प्रोडक्ट बना नहीं था, लिहाजा द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विच इज प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज 0। ठीक है। नाउ रिएक्शन स्टार्ट हो गया और जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो हाइड्रोजन और आयोडीन स्टार्टेड कंज्यूमिंग, ये दोनों इस्तेमाल होने लगे। सो इनकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज होने लगी और हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन इसकी शुरू हो गई तो इसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने लगा और इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन से एक्स अमाउंट जो है वो इस्तेमाल हो गया, यानी कंसेंट्रेशन यूज्ड। हाइड्रोजन से एक्स अमाउंट इस्तेमाल हो गया, आयोडीन से एक्स इस्तेमाल हो गया और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसका 2x बन गया। यानी ये x हमें मालूम नहीं है कि ये x क्या है। हमें सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि जब
हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं तो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन कम होने लगती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बनने लगती है। लिहाजा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन से X यूज हो गया, आयोडीन से X यूज हो गया और हाइड्रोजन आयोडाइड 2X बन गया। अब ये X की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, लिहाजा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस अब हमारे पास क्या हो गए। हाइड्रोजन का हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 था, जिनमें से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे X इस्तेमाल हो गया। सो हाइड्रोजन का कितना बाकी रह गया, 1 - X। सिमिलरली आयोडीन का इनिशियल कंसेंट्रेशन हमारे पास 1 था और इक्विलिब्रियम तक इससे X अमाउंट इस्तेमाल हो गया, तो कितना रह गया, 1 - X। और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो 2X बन गया। इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका 0 था और इक्विलिब्रियम पर ये 2X बन गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशंस आ गए, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि ये X की वैल्यू क्या है। सो नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X with the help of these concentrations and the value of Kc. As we know that Kc is equal to molar concentration of product by molar concentration of reactant। लिहाजा इस रिएक्शन के लिए अगर हम Kc लिखेंगे तो वो इस तरह है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है HI है, HI के साथ 2 कोएफिशिएंट है जो कि पावर में चला जाता है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन। सो यह हमारे पास ये हो गया। अब देखें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारे पास कितने कंसेंट्रेशन रहते हैं। देखें हाइड्रोजन आयोडाइड का हमारे पास इक्विलिब्रियम पे 2X कंसेंट्रेशन है और Kc हमें इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन के बारे में बताता है, लिहाजा HI की जगह हम इसकी कंसेंट्रेशन 2X लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2X पावर 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन 1 - X है एंड आयोडीन का 1 - X है। ये हमारे पास आ गया। अब चूंकि हमें पता है कि Kc की वैल्यू क्या है 48.9, सो Kc के बजाय हम वो वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 48.9 इज इक्वल टू 2X पावर X पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 - X मल्टीप्लाइड बाय 1 - X, तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर। यानी ये 1 - X और ये 1 - X एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमारे पास अब सिचुएशन कुछ इस तरह बन गया। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास हो जाएगा 48.9 अंडर द रूट इज इक्वल टू 2X पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 - X पावर 2 अंडर द रूट। सो 48.9 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6.99 इज इक्वल टू 2X पावर 2 और 1 - X पावर 2 अंडर रूट से ये पावर्स खत्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2X डिवाइडेड बाय 1 - X। हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। अब ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। ये 1 - X को हम यहां पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6.9 इंटू 1 - X इज इक्वल टू 2X। इस तरह हो गया। या जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6.9 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा 6.9
माइनस 6.9x, ये जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x। अब हम क्या कर लेंगे, x को एक साथ पे ले आएंगे और डिजिट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ये माइनस 6.9x को जब हम उस तरफ पे ले जाते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा 6.9 इज इक्वल टू 2x पहले से मौजूद था और माइनस 6.9 जब उस तरफ चले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6.9x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नाउ 6.9 इज इक्वल टू 6.9x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 8.9x। हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.9x आ जाएगा। या फिर हम x को मालूम करना चाहते हैं तो ये 8.9 इस साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x is equal to 6.9 डिवाइडेड बाई 8.9। लिहाजा जब हम 6.9 को 8.9 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 0.7 आ जाएगा। सो 0.7 इज द वैल्यू ऑफ x, यानी x की जो वैल्यू है वो 0.7 मोल्स है। लिहाजा यहां पे इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू लगा देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अब हमारे पास है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। सो यहां पे मैं डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिख लूंगा। हमारे पास थे 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x इंटू 2x, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन थे। अब x की वैल्यू यहां पे लगा दे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.7 इंटू 1 माइनस 0.7 इंटू 2 इंटू 0.7। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हो गए, यानी 1 माइनस 0.7 जो है इससे आ जाता है 0.3 मोल्स इक्विलिब्रियम पे हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, 0.3 मोल्स हमारे पास इक्विलिब्रियम के आयोडीन के हैं और 1.4 मोल्स हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हाइड्रोजन आयोडाइड के हैं। तो बगैर एक्सपेरिमेंटेशन के हमें सिर्फ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम था और हमें सिर्फ वैल्यू ऑफ Kc मालूम थी, तो हमने डायरेक्ट बगैर एक्सपेरिमेंटेशन के हमने थ्रू कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लिया जो कि ये है। सो अगर हमें Kc की वैल्यू का ना पता होता तो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कभी नहीं मालूम कर पाते। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।